हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके नए समाजशास्त्र विचारक हैं मिशेल फूको। फूको का एक टॉपिक है आपका पोस्ट मॉडर्निटी के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले इनके कार्यों की समीक्षा करेंगे, बुक इनकी कौन कौन सी हैं इनको लेकर के डिस्कस करेंगे। इन बुक को जब डिस्कस करते हैं तो हमारा इनका कॉन्सेप्ट जो है, जो थॉट इन्होंने दिया है, थॉट प्रोसेस क्या है, इनकी थ्योरी क्या है, उनके रिगार्डिंग हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी, आप देखोगे ये मानसिक अवस्था का अध्ययन करते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। द बर्थ ऑफ क्लिनिक, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका कार्य है, 1963 की बुक है। मैडनेस, पागलपन एंड सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का इतिहास, आप देखोगे जो इनका वर्क है मैडनेस और सिविलाइजेशन के बारे में है, बुक है 1965 की। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, बुक है 1966 की इनकी। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पुरातत्व का ज्ञान, 1969 है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, ये आपकी 75 की बुक है इनकी। और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी को लेकर के इनका बहुत कार्य है, कामुकता को लेकर के बहुत कार्य है। जब इनकी लाइफ साइकिल की तरफ चलेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से ये होमोसेक्सुअल थे और इनकी जो डेथ है, एक पहले समाजशास्त्री जिनकी डेथ HIV एड्स के कारण हुई है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इनकी 1976 की बुक है। द केयर ऑफ सेल्फ 1986 की बुक है। ये कुछ इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है। इस वर्क से हमारे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा नेट JRF की परीक्षा में इनकी बुक आती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक है, सही ऑर्डर में लगाने के लिए बुक आती है, सही क्रम में लगाइए, ये बुक आती हैं। दो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी बुक आजकल NTA वाले काफी क्वेश्चन इनके बारे में दे रहे हैं, और मिशेल फूको, इनकी बुक को लेकर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे पेपर सेट करने वाले आते हैं नेट JRF के। तो उनका एक इंपॉर्टेंट थिंकर होता है मिशेल फूको, और इनकी बुक को सही ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नेट JRF की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन बुक को सही ऑर्डर में आपको याद करके जाना है। रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954, द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 65, और द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, कामुकता पे कुछ लोगों का वर्क है, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर GS घुरिये का भी आप देखोगे, सेक्स हैबिट अमंग मिडिल क्लास पीपल इन बॉम्बे, एक आपके मीड हैं, ठीक है, उनका भी काम है सेक्सुअलिटी को लेकर के। आपकी जो ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पे उन्होंने सेक्स की जो उनकी हैबिट थी या पैटर्न थे उनको फॉलो किया है, और आप देखोगे वहाँ उन्होंने यौन कुंठा वर्ड स्थापित किया है। तो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पे इनका काफ़ी कार्य है, और केयर ऑफ सेल्फ ये इनकी बुक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि नेट JRF की परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। आप देखोगे कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ साइकिल हम इसलिए पढ़ते हैं, एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, इपिस्टोमोलॉजी। इन्होंने एक वर्ड दिया है इपिस्टेमे, इपिस्टोमोलॉजी। जब हम इसकी बात करते हैं, ज्ञान मीमांसा की हम बात करते हैं, तो ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि ज्ञान का विज्ञान। तो ज्ञान किन दशाओं में क्रिएट होता है, इस चीज की हम स्टडी ज्ञान मीमांसा में करते हैं। जब किसी भी थिंकर को हम पढ़ते हैं और उसके लाइफ स्केच को हम पढ़ते हैं तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। इनके फादर डॉक्टर थे, इन्होंने कहाँ कार्य किया, आप देखोगे ये एक साइकेट्रिस्ट की इनकी नॉलेज है, साइकेट्रिस्ट का इन्होंने कोर्स किया है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड है। तो इनके सभी कार्य आप देखोगे उनकी तरफ मूव होते नजर आ रहे हैं। जिस क्षेत्र में कोई भी थिंकर कार्य करता है, जिस क्षेत्र की उनकी फैमिली बैकग्राउंड होती है, तो हर एक थिंकर को हमने आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखनी है, और फैमिली बैकग्राउंड देखते देखते हमें उनके कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं कि किस व्यक्ति से, किस विचारक विशेष से उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इंस्पायर हैं और किससे वो प्रभावित हैं। ठीक है, मिशेल फूको, माइकल फोकाल्ट भी इनका नाम है। मिशेल फूको का जन्म 15 अक्टूबर 1926 को फ्रांस में हुआ है। फ्रांस के हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इनके पिता चिकित्सक थे, जो अभी मैंने डिस्कस किया, डॉक्टर थे। फूको समलैंगिक थे, होमोसेक्सुअलिटी से पीड़ित होने के कारण चिकित्सा के लिए अक्सर पागल खाने जाते थे। अब आप देखोगे पागल खाने पे इनका काम है काफी।
मनोचिकित्सकों से प्रभावित थे, साइकेट्रिक्स से प्रभावित होने के कारण मनोविज्ञान विषय में डिग्री प्राप्त कर ली इन्होंने। अब आप देखोगे जो सराउंडिंग क्षेत्र होगा हमारा, हम उसी क्षेत्र के रिगार्डिंग अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं। मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है इन्होंने। ये अगर पर्सनली आप देखोगे तो सोशियोलॉजिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर भी थे, ठीक है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन फ्रांस से थे, चिकित्सक इनके फादर थे, होमोसेक्सुअलिटी से पीड़ित थे, पागल खाने ले जाया जाने लगा इन्हें, पागल खाने पे इनका रिसर्च है, मनोचिकित्सकों के संपर्क में आकर के साइकोलॉजी से इन्होंने डिग्री ग्रहण की है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 1965 में फूको विंसेस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने, फिलोसफी के प्रोफेसर बन गए। फूको ने अनेक शोध पत्र, लेख आदि लिखे हैं। फूको का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, केस स्टडी मेथड अडॉप्टेड बाय फूको। अनुभविक अध्ययनों की प्रधानता थी, इंपेरिकल स्टडी इनके अध्ययन में ज्यादा देखी जाती थी। नीत्शे से अतिमानव की अवधारणा को स्थापित किया है इन्होंने, नीत्शे से प्रभावित थे। नीत्शे से ये शक्ति की कॉन्सेप्ट को भी प्रभावित हैं लेकर के स्थापित करने के क्रम में ज्ञान और शक्ति नॉलेज ऑफ पावर की विवेचना में नैतिकता पर बल देते हैं। फूको नीत्शे से दृष्टि लेकर के ज्ञान और शक्ति की रचना इन्होंने की है। अब आप देखोगे नीत्शे से प्रभावित हैं, पावर का कॉन्सेप्ट इन्होंने उससे लिया है और ये एस्टेब्लिश करते हैं कि जिसके पास नॉलेज है वो पावर रखता है, टू चेंज द डिस्कोर्स। अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल है, नॉलेज, पावर एंड डिस्कोर्स। जिसके पास ज्ञान है वो शक्ति रखता है किसको, विमर्श को चेंज करने की। तो ये इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया है ये नीत्शे से प्रभावित है। आगे चलते हैं बेटा, मिशेल फूको फ्रांस के विचारक थे। फोकाल्ट ने पागलपन और अनाथालयों के अनुभविक अध्ययन किए हैं। तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटा। इन्होंने अपराध, यौन प्रवृत्ति, सामाजिक नियंत्रण पर भी मौलिक लेखन कार्य किया है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, ये इनकी फेमस बुक है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। किस तरीके से हम डिसिप्लिन को मेंटेन करवाने के लिए लोगों को पनिशमेंट करते हैं, सोशल कंट्रोल एक इसका टॉपिक है आपका। मिशेल फूको के विचारों पर वेबर के तार्किक सिद्धांत तथा मार्क्स के विचारों का प्रभाव भी पाया जाता है। मिशेल विशेष रूप से उत्तर संरचनावाद पर, फोकाल्ट के उत्तर संरचनावादी के साथ साथ उत्तर आधुनिकतावादी भी माने जाते हैं। ये इनकी अप्रोच है, ठीक है। मिशेल फूको ने ज्ञान के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। उन्होंने विचार, ज्ञान, बातचीत, वार्तालाप, प्रवचन, भाषण आदि पर अनेक कार्य किए हैं। मिशेल फूको के ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको लेकर के उन्होंने स्टडी किया है, ठीक है। ये मिशेल फूको के कुछ कार्य हैं, ज्ञान का समाजशास्त्र, और ये जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ये इनके कॉन्सेप्ट हैं जिन चीजों को लेकर के इन्होंने स्टडी किया है, और अलग अलग थिंकर से ये प्रभावित नजर आते हैं। जिन जिन का प्रभाव इनकी थ्योरी पर देखने को मिलेगा उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिशेल फूको ने ज्ञान के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। उन्होंने विचार, ज्ञान, बातचीत, वार्तालाप, प्रवचन और भाषण आदि पर अनेक गवेषणात्मक कार्य किए हैं। आगे चलते हैं तो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस किस क्षेत्र को लेकर के मिशेल फूको के इंपोर्टेंट वर्क हैं और किस तरीके से वो प्रभावित नजर आते हैं लोगों से। मिशेल फूको ने शक्ति के उद्गम एवं विकास पर भी कार्य किया है। पावर कहाँ से जनरेट होती है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इस पे भी इनका कार्य है। जिसे शक्ति की वंशावली, आर्कियोलॉजी, पावर की जो वंशावली इन्होंने बताया है, शक्ति किस तरीके से जनरेट होती है, नाम से जाना है। मिशेल फूको यह जानना चाहते थे कि ज्ञान की उत्पत्ति के साथ साथ लोग अपने तथा दूसरों पर शासन कैसे करते हैं। अब ज्ञान है तो वो दूसरों पर शासन कैसे करते हैं, ये इन्होंने जाना है। इन चीजों को लेकर के मिशेल फूको की रुचि ज्ञान और शक्ति के बीच संबंधों को जानने में थी। मिशेल फूको की रुचि जो है वो ज्ञान और शक्ति के बीच संबंधों को जानने में थी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इनके कीवर्ड हैं ये थ्योरी के,
जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास शासन करने की उतनी ही शक्ति होगी। अब यहाँ पे कुछ थिंकर नोट करने बेटा आपको। फूको कहते हैं जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। कैसेल्स आगे आते हैं जिसके पास नेटवर्क है उसके पास शक्ति है। तो शक्ति के स्रोत जो हैं वो अलग अलग थिंकर अलग अलग चीजों में पावर निहित बताते हैं, और यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पावर जो नॉलेज रखता है उसके पास पावर होगी, और जो पावर रखता है वो शासन करने की क्षमता रखता है, उसके पास शासन करने की उतनी ही शक्ति होगी। मिशेल फूको ने नीत्शे की शक्ति, ज्ञान, संबंधों का अधिक समाजशास्त्रीय ढंग से विश्लेषण किया है। फूको का उत्तर संरचनावाद व्यक्तिनिष्ठता को त्याग कर वस्तुनिष्ठता को अपनाता है। ध्यान रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मिशेल फूको इंपोर्टेंट विचारक हैं, आपके मॉडर्न में आते हैं, पोस्ट मॉडर्न में आते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। आप देखोगे अगर फिलोसफी की बात करें तो ज्यादा फिलोसफी इन्होंने नहीं बताई है, सीधा पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स की बात करते हैं, और हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं आपकी सेक्सुअलिटी को लेकर के। तो कुछ कॉन्सेप्ट इनके बहुत अच्छे हैं, और अगर बुक को देखोगे बुक भी बहुत अच्छी है, और बुकों में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मैंने यहाँ पूरे तरीके से आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा आपकी समझ में चीजें आ जाए। फूको का मुख्य विषय डिस्कोर्स है, विमर्श। विमर्श का मतलब होता है बेटा कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोगों के सोचने का तरीका। अब आप देखोगे कि लोगों के सोचने का तरीका कैसा है, वो विमर्श आपका समय के साथ साथ बदल जाता है। अब यहाँ पे देखोगे कि समय के साथ डिस्कोर्स कैसा बना, पागलपन को लेकर के इनकी स्टडी है। पागलपन को लेकर के पहले विमर्श जो था वो इस तरीके का था कि यहाँ पे पागल लोगों को ये माना जाता था कि ये ऊपर वाले के द्वारा बना करके भेजे गए हैं, और इसमें हम कोई सोसाइटी कोई करेक्शन नहीं कर सकती। बट डॉक्टर लोग आए, और डॉक्टर लोगों ने चिकित्सा पद्धति के थ्रू ये पागल व्यक्ति को सामान्य में कन्वर्ट किया, और यहाँ से लोगों का डिस्कोर्स बदला, विमर्श बदला टुवर्ड द मैडनेस। अब देखोगे विमर्श कैसे चेंज हुआ है, नॉलेज के कारण, और नॉलेज में इन्होंने पावर को नहीं दिया है कि नॉलेज पावर रखती है और पावर विमर्श को चेंज करती है। आज एक आम आदमी पागल व्यक्ति जो है पागल खाने जाकर के उसका ट्रीटमेंट होकर के वो सामान्य आदमी की जो जीवन दिनचर्या है उसको व्यतीत कर सकता है। तो इनका जो सब्जेक्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपका डिस्कोर्स को लेकर के भी है। फूको ने संरचनावाद को एक अलग संस्करण प्रस्तुत किया है। इसमें विमर्श को महत्व दिया है, लेखन को महत्व दिया है, राइटिंग को महत्व दिया है, ज्ञान द्वारा जनित शक्ति को महत्व दिया है, पावर और नॉलेज को महत्व दिया है। यही फूको का नवीन संरचनावाद अथवा उत्तर संरचनावाद है। ये इंपोर्टेंट है बेटा, उत्संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। यहाँ लेवी स्ट्रॉस की भी हम बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे चल करके बताएंगे कि फूको किन किन विचारकों से प्रभावित थे और कहां कहां से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिए हैं। फूको और उत्तर आधुनिकतावाद, माइकल फूको और पोस्ट मॉडर्निज्म। विमर्श, विमर्श का अर्थ तकनीकी ज्ञान के किसी क्षेत्र में लेखन है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जिसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं, तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट शब्दावली होती हैं। फूको मानते हैं कि प्रत्येक युग स्वयं के विमर्श द्वारा परिभाषित होता है। अलग अलग युग में अलग अलग सोचने विचारने के तरीके होते हैं लोगों के। जैसे जैसे युग बदलेगा नॉलेज बदलेगी, और उसके प्रति वस्तु विशेष के प्रति लोगों के देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। विमर्श अतिकालिक होता है। फूको अपनी पुस्तक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में पागल और पागलपन के डिस्कोर्स को प्रत्येक काल में लोगों के अलग अलग डिस्कोर्स विमर्श करते हैं। मैंने अभी बताया पुराने समय में लोगों जो पागल थे इनके प्रति एक अलग विमर्श था, देखने का नजरिया अलग था। बट आज के समय में टुडे आज देखोगे कोई भी पागल व्यक्ति है उसको पागल खाने ले जाया जाता है और वो एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके से आज जो डिस्कोर्स है वो टुवर्ड द मैडनेस चेंज हो गया है, और ये किसके कारण हुआ है? क्योंकि नॉलेज के कारण ये डिस्कोर्स सोसाइटी का चेंज हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आधुनिक मनोचिकित्सा संबंधी ज्ञान में। अभी आपको देखोगे साइकोलॉजी की बात की गई है,
और साइकेट्रिक्स का इन्होंने डिग्री ली है, ठीक है। ज्ञान में पागलपन को रोग करार दिया जिसका उपचार किया जा सकता है। आज के मॉडर्न चिकित्सा में यह ज्ञान ही डिस्कोर्स है, ठीक है। यह ज्ञान ही डिस्कोर्स है जिसमें शक्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान द्वारा ही शक्ति उत्पन्न होती है और इससे विशेषज्ञता बढ़ती है। प्रत्येक विषय के एक एक पक्ष के एक एक विशेषज्ञ आज हो रहे हैं। यह ज्ञान का विमर्श का परिणाम है। ज्ञान से शक्ति उत्पन्न होती है। फूको इन विचारों को उत्तराधुनिकता की परिधि में रखकर देखता है। अब यहाँ पे ज्ञान की बात की है। ज्ञान वो शक्ति रखता है जो समाज में विमर्श को चेंज परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, ठीक है बेटा। ये सेंट्रल की है फूको के कॉन्सेप्ट की, फूको की थ्योरी की, ठीक है। फूको के अनुसार स्वीकारात्मकता बहुल समानता के बजाय विभिन्नता वाले विचार, इच्छाओं, क्रियाशीलताओं पर बल दिया जाना चाहिए। एकता के बजाय अनेकता और स्थायित्व की ओर ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें नए विमर्श का आविर्भाव होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पुरातत्व। आज जिस समाज में रह रहे हैं उसमें व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में हमारे विमर्श कैसे हैं बेटा? साइंटिफिक हैं, असल में तार्किक हैं, लॉजिकल हैं। फूको आज के विमर्श की बुनियाद को अतीत में खोजते हैं। ये कहते हैं कि जो आज का विमर्श है वो हमारी हिस्ट्री से प्रभावित है, इतिहास से प्रभावित है। कामुकता, ज्ञान, शक्ति, पागलपन, ये सभी टॉपिक इनके हैं। कामुकता, सेक्सुअलिटी, ज्ञान, शक्ति, पागलपन आदि विमर्श के बारे में हमारे जो विचार हैं, इनके प्रति सोचने का हमारा जो नजरिया है, धारणा है या फ्रेमवर्क है, के बुनियादी खोजने का प्रयास फूको ने किया है। उनकी सभी कृतियों में देखने को मिलता है। अब आप देखोगे ये सभी टॉपिक किस तरीके से समय के साथ बदलते नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो समोआ जनजाति की मीड की स्टडी है उसमें योनकुंठा वर्ड दिया हुआ है। ये वर्ड वहां से आपका आया है कि वहां पे जो आदिवासी लोग हैं, समोआ में जनजाति जो रह रही है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनका सेक्स के प्रति देखने का नजरिया कैसा है कि वो ओपन सेक्स है वहाँ पे, जबकि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे, वहाँ लोग यौनकुंठा के शिकार हैं, यानी कि इस एक्टिविटी के प्रति उनका नजरिया दूसरा है। तो ये जो थ्योरी है इनकी, जो सेक्स के बारे में यहाँ नजरिए की बात की गई है, तो ये नजरिया उन्होंने वहाँ पे ट्राइब्स में स्टडी किया है। और पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। आप देखोगे कुछ विचारक इंपोर्टेंट हैं जिन्होंने सेक्सुअलिटी को लेकर के स्टडी की है। वी मेलनिस्की भी उसमें आते हैं, जीएस घुरिये भी आते हैं, मिशेल फूको भी आते हैं, और एक दो थिंकर और इम्पोर्टेंट हैं जो आपको स्टडी करते हैं सेक्स को लेकर के, क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी है जिसमें कि इसमें एक ओपनली हम डिस्कस नहीं कर सकते। और मिशेल फूको एक वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सहभागी अवलोकन किया है, सहभागी अध्ययन किया है, होमोसेक्सुअल थे। और आप देखोगे जब इनकी डेथ हुई है तो वो ड्यू टू एड्स हुई है। तो देखोगे ना कि इनका जो सहभागी अवलोकन का है तो सेक्सुअलिटी पे इनका डीपली वर्क है, ठीक है। फूको का मत है कि उत्तर संरचनावाद की बुनियाद ज्ञान की शक्ति है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध स्थापित किए इन्होंने। फूको अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में ज्ञान के पुरातत्व के माध्यम से की है। मनुष्य के भूतकाल के जीवन, व्यवहार पद्धति, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा शैली, कला, साहित्य, खान पान आदि के वैज्ञानिक अध्ययन की विधि के शास्त्र के रूप में पुरातत्व शास्त्र से जाना जाता है। पुरातत्व का, आर्कियोलॉजी का, इन्होंने सभी को जोड़ने का प्रयास किया है। हिस्ट्री से बात की है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात की है। इन्होंने कहा जो भी व्यक्ति का वर्तमान ज्ञान है, इस ज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमें उसके भविष्य, वर्तमान, भूतकाल को स्टडी करना होगा। तो ये सभी पॉइंट इनके द्वारा स्टडी किए गए हैं। व्यवहार पद्धति, रहन सहन, वेशभूषा, इनमें पुरातत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने स्टडी किया है। फूको के अध्ययन का केंद्र व्यक्ति के बारे में बयान है। यह बयान एक त्रिभुज की तरह है। इसकी तीन भुजाएं या तीन कोण हैं। पावर क्या रखता है? नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है,
किसके लिए शक्ति ज्ञान रखती है, किसके लिए व्यक्ति। तीन चीजों को इन्होंने जोड़ा है। और अगर ऐसा भी कह सकते हैं, शक्ति के पास वो, ज्ञान के पास वो पावर है जो सोसाइटी का विमर्श चेंज करती है। विमर्श बदलने का क्षमता जो है वो इसमें है, ज्ञान में है, जैसे कि मैंने अभी पागलपन को लेकर के बताया। इस ट्रायंगल की बात इन्होंने की है, पावर, नॉलेज एंड व्यक्ति की बात की है। इसको ट्रायंगल त्रिभुज की तरह इन्होंने बताया है। ज्ञान के पुरातत्व में फूको व्यक्ति और ज्ञान को जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान प्रत्येक युग में बदलता रहता है और ये ज्ञान ही है व्यक्ति को परिभाषित करता है। ये नॉलेज जो है ये प्रत्येक युग में बदलती रहती है। व्यक्ति जिस प्रकार से बदल जाते हैं उसी प्रकार से नॉलेज बदल जाती है। तो इन्होंने हिस्टोरिकल स्टडी इनकी की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। विमर्श, प्रवचन। विमर्श को एक तरीके से मैंने आपको बताया कि सोसाइटी का एक नजरिया किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचारधारा के बारे में देखने का नजरिया है। जब हमने ये बताया कि पागलपन के स्टडी में आप देखोगे, पहले जब सोसाइटी थी तो उसमें पागल अक्सर जो हैं, देखो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अक्सर वो लोग मिलते हैं, डिसेबल भी बोल सकते हैं, पागल लोग भी बोल सकते हैं। बट पहले एक आम सोसाइटी की विचारधारा थी कि जो ये लोग पागल हैं इन्हें सुधारा नहीं जा सकता, कोई ये ऊपर वाले ने बना करके इन्हें भेजा है, ये विमर्श सोसाइटी का हुआ करता था। बट आज के समय में पागलपन को लेकर के लोगों की सोच जो बदली है उसी की यहाँ पे बात की है, उसी का विमर्श की बात की है। विमर्श का मतलब है किसी वस्तु के बारे में लोगों की बातचीत करने के तरीके या सोचने की पद्धति। ठीक है बेटा, ये तरीके मिलजुल करके लोगों को सामान्य धारणा को बनाते हैं, एक कॉमन थिंकिंग बनाते हैं टूवर्ड्स द पर्टिकुलर टॉपिक, पॉइंट या व्यक्ति। ठीक है, विमर्श का अर्थ किसी एक निश्चित फ्रेमवर्क में किसी विषय के बारे में सोचना है, धारणा बनाना है, और यह धारणा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सामान्य लोगों की होती है। अपराधियों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, ये सब बातें विमर्श या प्रवचन हो सकती है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, अपराधी हो सकते हैं, अपराधी के बारे में समाज क्या सोचता है इस चीज का फर्क पड़ता है बेटा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। या आप देखोगे कोई भी और भी टॉपिक, जैसे मैंने अभी पागलपन की बात की थी, इनका जो फेमस टॉपिक है पागलपन, उसके बारे में बात की थी। पहले पागलपन के बारे में विमर्श क्या था और आज पागलपन के बारे में विमर्श क्या है, क्यों बदला है ये विमर्श? क्योंकि चिकित्सा पद्धति के कारण जो हमारे पास नॉलेज आई है उसने सोसाइटी के विमर्श को चेंज किया है। फूको की शक्ति की अवधारणा, स्वामित्व की अपेक्षा शक्ति को व्यवहार में लाया जाता है। शक्ति नीचे के सार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। प्राथमिक रूप से शक्ति उत्पादक होती है, न कि दमनात्मक। शक्ति के बारे में 3 पॉइंट फूको के द्वारा दिए गए हैं, महत्वपूर्ण है। फूको ने पहली बार यह स्थापित किया कि शक्ति का केंद्रीय स्थान राज्य नहीं है। वे शक्ति की सूक्ष्म राजनीति के अपने विश्लेषण का आधार मानते हैं। फूको सूक्ष्म शक्ति के को व्यक्ति में देखते हैं। फूको ने शक्ति के 3 पहलू रखे हैं। शक्ति का संबंध किसी न किसी संस्था के साथ होता है। अब आप देखोगे बेटा, थोड़ा डीपली पॉइंट है ये, शक्ति का संबंध किसी संस्था के साथ होता है, व्यक्ति के साथ नहीं होता है। एक आम आदमी है बेटा, आम आदमी है, इसकी कोई पावर नहीं होती है, कोई शक्ति इसकी नहीं है। बट ये व्यक्ति जब आरएसएस से जुड़ गया है तो ये शक्तिशाली हो गया है। ध्यान रखना बेटा, डीपली है थोड़ा। थिंकर को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल आपको ये दे रहा हूं और ये एग्जाम्पल आपके माइंड में सटीक तौर पे आएगा बिल्कुल। शक्ति का संबंध किसी संस्था के साथ नहीं होता है। ठीक है, शक्ति का संबंध किसी संस्था के साथ होता है। जो संस्थाएं कारागृह, स्कूल, फौज या राज्य हो सकती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शक्ति का संबंध संस्थाओं के साथ होता है। ठीक है, शक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पारस्परिक रूप में निर्भर होते हैं। शक्ति से ज्ञान आता है या ज्ञान से शक्ति आती है। अब शक्ति किससे आती है? पावर से इन्होंने जोड़ा है नॉलेज को। जिसके पास ज्ञान है वो शक्ति रखता है और वो ही शासन करने की क्षमता रखता है। ये 3 वर्ड इन्होंने जोड़े हैं। शक्ति का संबंध व्यक्ति से होता है, न कि राज्य से होता है। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने एक टॉपिक दिया है सर्वोत्त दृश्य। सर्वोत्त दृश्य पैनिटिकोन। सर्वोत्त दृश्य एक अनुशासनात्मक अवधारणा है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी की बात की है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट इनकी एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो। आप देखोगे किस तरीके से सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए उसे पनिशमेंट दिया जाता है ताकि वो समाज में नियंत्रण स्थापित रह सके। तो ये अनुशासन की बात यहाँ पे की है, अवधारणा है। ये एक नई अवधारणा है, अक्सर इंपोर्टेंट है, और फूको का एक जो वर्क है उसके बिल्कुल एक गहन अगर स्टडी हम करते हैं तो ये अवधारणा नजर आती है। और आज आप देखोगे कि समाज व्यवस्था में ये चीजें अप्लाई की जा रही हैं। जेल की कोठरियों के घेरे के भीतर एक केंद्रीय अवलोकन टावर के रूप में बनाया जाता है। टावर में बैठकर कोठरियों में रहने वाले बंदियों की गतिविधियों को देखा जाता है, उन पर निगरानी रखी जा सकती है। कैदियों को भी पता नहीं चलेगा कि उन पर नजर रखी जा रही है, या इसका प्रयोग अस्पताल के मरीजों, स्कूल, फैक्ट्रियों, कार्यालयों में काम करने वाले कामगारों आदि के लिए हो सकता है। इस संपूर्ण व्यवस्था के पीछे पूंजीवादी हितों की सुरक्षा करना है। ये आपका इनका टॉपिक है। आज आप देखोगे कि राज्य भी इस चीज को निगरानी के लिए यूज करता है। सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति राज्य की निगरानी में है और उस व्यक्ति विशेष को ये पता भी नहीं चलता कि राज्य उसको सर्विलेंस में रखे हुए है, उसकी एक्टिविटी को सर्विलेंस में रखे हुए है। आधुनिक व्यक्ति, इनकी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट कोट है ये आपका, अच्छी कोटेशन है, अच्छे से याद कर लेना बेटा। शक्ति की संपूर्ण व्यवस्था फूको ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पावर का जो डिस्कशन किया गया है, पावर का जो डिस्कशन किया गया है मिशेल फूको के द्वारा कौन सी पुस्तक में किया गया है, तो इसकी स्टडी इन्होंने की है। और इसमें आप देखोगे कि एक साइकोलॉजिकल तरीके से इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हैं, जो एक सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा आम क्लास में नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूडिंग रिमार्क है। क्या आप लोगों ने इस चीज से समझा, इस टॉपिक से समझा? अगर कहीं फिलोसफिकल चीजें रह गई हैं पूरी क्लास में तो ये बिल्कुल सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। कंक्लूडिंग रिमार्क है किसके बारे में? मिशेल फूको के बारे में। 1926 से 1984 इनका बर्थ पीरियड है, टाइम पीरियड है, लाइफ पीरियड है। फ्रेंच समाजशास्त्री हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और फिलोसफर हैं। ठीक है बेटा, नॉलेज, पावर, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है इनका, नॉलेज, पावर, सेक्सुअलिटी, बॉडी की स्टडी करते हैं। बायोग्राफी, फ्रांसीसी समाजशास्त्री, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक हैं। ज्ञान, शक्ति और कामुकता, शरीर के संबंध का अध्ययन ये करते हैं, इनके स्टडी का मेन और सेंट्रल पॉइंट है। बुक भी काफी आपके देखोगे, बुक भी इन्हीं को लेकर के है, क्योंकि इनका जो वर्क एरिया है, वर्क एरिया क्या था इनका? अस्पताल था, साइकोलॉजी था, और आप देखोगे इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग इनकी स्टडी है और इन्हीं चीजों के टॉपिक के बारे में इन्होंने डिस्कस किए हैं। व्यक्तिनिष्ठ संरचनावादी हैं, वस्तुनिष्ठ संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी वर्ड यहाँ पे दिए हमने। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। प्रभाव किस किस का इनकी थ्योरी पर देखने को मिलता है? जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से विचारकों की हम बायोग्राफी को फोकस करते हैं। अगर आप देखोगे कि किसी भी विचारक को आप पढ़ते हो तो इपिस्टोमोलॉजी वर्ड ये इंडिकेट करता है कि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान उसके सराउंडिंग या किस लिटरेचर को लेकर के उन्होंने स्टडी की है, किस विचारक को उन्होंने स्टडी किया है, किसका इन्फ्लुएंस उन पर है, तो ये हमें जानना जरूरी है। इसी सीरीज में आप देखोगे इन चीजों को यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है, किन किन चीजों का, किन किन थिंकर का प्रभाव फूको की थ्योरी में देखने को मिलता है। तो नीत्शे से इन्होंने शक्ति की अवधारणा ली है। ठीक है, मैक्स वेबर से इन्होंने रैशनैलिटी ली है, मार्क्स से इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद दिया है। आखिर अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं थे, बट इनकी थ्योरी इनसे प्रभावित नजर आती है। सार अस्तित्ववाद की बात करते हैं, उनसे लिया है। लेवी स्ट्रॉस से संरचनावाद का प्रभाव इनकी थ्योरी में दिखाई देता है, और सॉसरे से भाषा संरचनावाद का प्रभाव इनकी थ्योरी में दिखाई देता है। इन
समाजशास्त्रियों से, इन विचारकों से फूको के जो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी है और उनका वर्क प्रभावित नजर आता है। और इन सब का मिक्सचर होकर के फूको ने अपने सिद्धांत दिए हैं जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में आज काफी प्रसिद्धि है। हर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि नेट जेआरएफ की परीक्षा जब होती है तो एक क्वेश्चन इनका जरूर आता है, इनकी बुक्स को लेकर के, इनके कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और पिछले कई पेपर में नेट जेआरएफ की जो परीक्षा हुई है उसमें इनकी बुक का जो पब्लिकेशन ईयर है उनको सही कालक्रम में लगाने के लिए पूछ लिया गया है। सही कूट का चयन कॉम्पिटिटर के द्वारा कराया गया है। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन इनकी सभी बुक के आपको याद करने जरूरी है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, प्राचीन एवं मध्यकाल के प्रारंभिक समय की बात, पागल के प्रति विचार विमर्श और पागल के प्रति दृष्टिकोण सोसाइटी का, कैसे परंपरागत समाज की बात की गई है, परंपरागत समाज में क्या दृष्टिकोण था और आधुनिक समाज में क्या दृष्टिकोण है। और यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ज्ञान किस प्रकार से लोगों का डिस्कोर्स बदलने में सक्सेस होता है। ठीक है, पावर नॉलेज की बात करते हैं। मनोरोग चिकित्सालय, सुधार करने में पागलपन में एक बात की है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट बुक है इनकी। बर्थ ऑफ प्रिजन बुक है। प्राचीन काल में दंडित करते थे तो उसके कार्यों की प्रकृति भी ऐसी होती थी। ठीक है, ये डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से समाज को नियंत्रण करने के लिए हमें पनिशमेंट किया जाता है सोसाइटी में लोगों को, ताकि वो समाज में नियंत्रण रख सके। आधुनिक समय में कारागार में रखकर सुधार किया जाता है। द बर्थ ऑफ क्लिनिक, चिकित्सा के संबंधों में अलग मत था इनका। बर्थ ऑफ क्लिनिक आप देखोगे इस बुक में ये प्राचीन काल से चिकित्सा पद्धति, हाँ जी ठीक है जी, आ जाओ। ठीक, द बर्थ ऑफ क्लिनिक, चिकित्सा के संबंध में अलग मत था। प्राचीन समय में नसों के द्वारा इलाज होता था और आज आप देखोगे किस तरीके से चिकित्सा पद्धति बदली है और टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है। ठीक है बेटा, बट इन मॉडर्न टाइम मॉडर्नाइजेशन इन मेडिकल लाइन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और ये सब टेक्नोलॉजी आपकी आ गई है। आज देखोगे कि कोई भी व्यक्ति पुरानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज कराना नहीं चाहेगा। तो ये चिकित्सा पद्धति के बारे में भी इन्होंने हिस्टोरिकल स्टडी की है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात की है। प्राचीन समय में क्या दृष्टिकोण था और आज के समय में क्या दृष्टिकोण है, दोनों का कंपैरिजन इनके द्वारा किया गया है। और ये विमर्श किस तरीके से बदलेगा, जिस तरीके से आपका ज्ञान बदलेगा। ठीक है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर नॉलेज की बात की है। विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति वकील की पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को छुटा सकता है। देखोगे ना कि कोई अगर स्पेशल पर्सन है, किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ है, तो वो ये पावर रखता है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में वो अपना एक्सपर्टाइजेशन के थ्रू चीजों को बदलने का कार्य करता है। और इसी तरीके से समाज में लोगों का विमर्श बदलता है, विचारधारा बदल जाती है। किसके कारण? नॉलेज के कारण। विचारधारा बदलने का कार्य कौन कर रहा है? एक्सपर्ट कर रहा है। किसके थ्रू? नॉलेज के थ्रू। तो ये कुछ नोट्स आपके लिए डेवलप किए गए थे विशेष तौर पे, ताकि आपको मिशेल फूको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ये मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बुक जरूर याद कर लेना बेटा। नेट जेआरएफ की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आता है। पिछली बार कई पेपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन आपके आए हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। एंथनी गिडिंग्स आपके नए थिंकर होंगे। जय हिंद।